पैसा ही पैसा होगा। हेलो गाइस, ई रूपी यानी डिजिटल रूपी आ चुकी है इंडिया में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ई रूपी है क्या और ये यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन से कैसे अलग है, क्योंकि हम यूपीआई में भी तो पेमेंट करते ही है ना डिजिटली। कल ही आरबीआई ने ई रूपी को कुछ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अवेलेबल कराया। और तो और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि यूएस और यूरोप हमारे यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम की कितनी तारीफ करता है। लेकिन गवर्नमेंट लाने वाली है एक नया कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामेबल मनी। और ये प्रोग्रामेबल मनी आ जाने के बाद ना इंडिया यूपीआई से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा आगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इससे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में उठता है वो ये है कि क्या ये डिजिटल मनी है? तो हाँ, ये एक डिजिटल मनी है। दूसरा, अगर ये डिजिटल मनी है तो वो उस डिजिटल मनी से कैसे अलग है जो कि हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं? तो देखिए, आपको पहले यूपीआई को समझना पड़ेगा। अगर आप अभी किसी को यूपीआई पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट देते हैं अपने बैंक को। बैंक डिसाइड करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। अगर अकाउंट में बैलेंस है तो उतने पैसे को डिडक्ट कर लेगा और ट्रांसफर कर देगा बेनिफिशियरी अकाउंट को। तो आपने जो भी कुछ किया है उसके बैकग्राउंड में बैंक अपना काम कर रहा होता है। इन द बैकग्राउंड, बैंक्स ऑल्सो ट्रिगर एन इलेबोरेट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस to make sure everybody gets paid what they have owed and not a penny more. So there is a chain of intermediaries who enable this transaction. लेकिन डिजिटल रूपी बिल्कुल ही अलग है। इसमें तो कोई इंटरमीडियरीज आएंगे ही नहीं। आपको सिंपली अपने डिजिटल मनी को ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में। अब वो दूसरा चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मर्चेंट हो। जैसे कि आप समझिए एक फिजिकल कैश दे रहे हो, ये ट्रांजैक्शन फाइनल रहेगा और ये सेटलमेंट भी फाइनल रहेगा। और तो और इसमें इंटरनेट कनेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके से फिजिकल कैश ही है, लेकिन समझिए पूरी तरीके से एंटायरली डिजिटाइज्ड है। बट वेट, ये ई रूपी तो समझ में आ गया, लेकिन ये होगा कहाँ पे हमें मिलेगा? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल द सीबीडीसी ऐप। नाउ व्हाट इज सीबीडीसी ऐप? दिस इज सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी ऐप and it is a government app. And now you have to link your phone number to the bank account. Once you register successfully on the app, you will be assigned a digital wallet with a unique ID. You can then load the wallet by transferring money from your bank account. लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस ऐप में पिक कर सकते हैं करेंसी किसी भी डिनोमिनेशन में, जैसा आप चाहें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको चाहिए 10,000 रुपए। आप सीधा बोलेंगे देखो एक काम करो, 500 के 16 नोट, 100 के 10 नोट और 50 के 20 नोट कर दो। एंड वंस यू कंफर्म, योर वॉलेट विल इंक्लूड डिजिटल करेंसी इन दीज डिनोमिनेशंस। ओके, सब समझ गए डिजिटल रूपी क्या होता है, ई रूपी क्या होता है, कैसे काम करेगा, सब समझ गए। लेकिन इसका फायदा क्या है? हमें क्या इसका फायदा मिलेगा? ऑल राइट, सपोज करिए कि आपको ट्रांसफर करना है लार्ज सम ऑफ मनी। इफ यू आर डूइंग इट विद अ बैंक, the bank may impose restriction on the kind of money you can dabble with each day. If you are sending money over to a new account, you may have to wait for the bank to authorize this transaction. However, if it's digital rupee stored in your wallet, you should be able to transfer the money instantaneously without a hitch, at least in principle. इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि फिजिकल कैश आपके कबर्ड में पड़ा होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उस पे, वैसे ही ई रूपी डिजिटली वॉलेट में पड़ा होगा और उस पे भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक में जो आप पैसा लगाते हैं, जो एफडी करते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन इस वॉलेट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, फेयर इनफ। लेकिन गवर्नमेंट इसको इतना बैकिंग क्यों दे रही है? वेल, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, but the RBI also seems to think that the e-rupee could solve some problem persistent with the physical cash. समझिए आप, एक फिजिकल कैश को प्रिंट करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कितना कठिन होता है। It's a logistical nightmare and it is very expensive. However, if you could replace some of this cash with digital currencies, that could save a lot of money. चलिए अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल मनी के बारे में, जो कि RBI और गवर्नमेंट दोनों इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। अब समझिए कि प्रोग्रामेबल मनी होता क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर गवर्नमेंट को फर्टिलाइजर सब्सिडीज देनी है फार्मर्स को, तो वो उनके वॉलेट में प्री प्रोग्राम्ड मनी यानी ई रूपी को डाल देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो ई रूपी होगा ना, वो सिर्फ फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए ही यूज हो सकता है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है फर्टिलाइजर्स के लिए। They could also measure the efficiency of the program at a centralized level by tracking this money and seeing where people are spending it. वैसे मैं फेयर वार्निंग दे दूं, मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ये प्रोग्राम ला ही देगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि प्रोग्रामेबल मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं है? मतलब अब गवर्नमेंट हमारे पैसे पे भी नजर रखेगी कहाँ हम उसे खर्च कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ,
लेकिन बैंक्स भी हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है और ये उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। लेकिन प्रोग्रामेबल मनी के साथ दिक्कत ये है ना कि इसके आ जाने के बाद गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा कि वो हमारे ट्रांजैक्शन पर सैंक्शन इम्पोज कर सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। दैट सिंपली वुडंट बी पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल बैंकिंग इकोसिस्टम or physical cash. That could be scary, and if the e-rupee comes to replace physical cash entirely, then that could be very very scary. लेकिन अभी आरबीआई के पास ऐसा कोई प्लान है नहीं कि वो प्रोग्रामेबल मनी को लाएगी ही। तब तक देखते हैं, आगे वेट करते हैं क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद।